दोस्तों बंगाल में अब तख्ता पलट होने वाला है। ममता बनर्जी की छुट्टी, यानी कि अब वहां पर ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार नहीं रहेगी। कैसे लोगों को खदेड़ा जा रहा है, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला कि जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा भारत में, जब तक बंगाल में बीजेपी नहीं आएगी, तो प्लीज वो एक्सप्लेन कीजिए उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, पहले तो दिल्ली से केजरीवाल को भगाया। केजरीवाल दिल्ली के अंदर धरना देके बैठा था। केजरीवाल जितना नुकसान सेंटर को कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। फिर वहां से बिहार से लालू यादव की पार्टी को, तेजस्वी यादव को भगाया। तो एक अब रास्ता साफ हो गया। अब नंबर आ रहा है बंगाल का। ममता बनर्जी ने बंगाल के ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखा है। और बंगाल वो जगह है जहां से देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। रोहिंग्यास इंडिया के अंदर आ रहे हैं, बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हो पा रही, देश की सुरक्षा को खतरा है। और आज पूरे गवर्नमेंट तैयार हो चुकी है बांग्लादेश से, वेस्ट बंगाल से ममता को हराने के ऊपर। और ममता बनर्जी के हारते ही यहाँ पे बहुत सी चेंजेस आई। देश की जो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, जिसपे पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं, उस पर असर पड़ेगा। यानी कि बांग्लादेश से जो मुस्लिम आते हैं, जो बांग्लादेशी आते हैं या रोहिंग्या आते हैं, उससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है। और देखिए, हमारा बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगता है, वो लगता है 4056 किलोमीटर का, 96 किलोमीटर का। और सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल का। जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना थी और वहां पे राइट्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे ममता बनर्जी ने कहा कि जिसको आना है आ जाओ, मैं शरण दूंगी। जब वहां पे शेख हसीना को निकाला गया और हिंदुओं को मारा गया, तो ममता बनर्जी के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला। तो ममता बनर्जी टोटली एंटी हिंदू है। ममता बनर्जी हिंदुओं पे बहुत अत्याचार करती है। और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इलेक्शन जीते और बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहां पे हिंदू परेशान हो चुके हैं ममता बनर्जी के रूल से। और ममता बनर्जी पूरे तरीके से हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगी है। जब बिहार में एसआईआर का काम शुरू हुआ, तो वहां पे 61 लाख वोटें काटी गई। और किसकी वोटें काटी? जिनकी डेथ हो गई थी, जो शिफ्ट हो गए थे, या जो नहीं है, या किसी का डबल नाम है। और इस पे नकली वोटें डलती थी। वेस्ट बंगाल के अंदर जब एसआईआर लागू हो रहा, तो वहां पे भगदड़ बची हुई है बांग्लादेशियों के बीच में। और 26,000 बांग्लादेशी डिपोर्ट हो चुके हैं। कुछ जो रोहिंग्या से जो इंडिया में रह गए, उनको बोट में डाल करके सी में भेज दिया गया। कुछ लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर कि क्यों भेजा जा रहा है। इवन यूएन ने क्वेश्चन किया, इंडिया अब किसी की परवाह नहीं करता। हमें अपनी सिक्योरिटी देखनी है, हमें अपनी कंट्री को देखना है, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को देखेंगे। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे यूएन, किसी की नहीं परवाह करेंगे। आज हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड हो चुका है इसी टाइप का कि देश सबसे बड़ा है, देश की हम प्रोटेक्शन देंगे, देश की रक्षा करेंगे, और देश के हितों के अंदर उनकी रक्षा करेंगे। स्पेशली जो कंट्री है, उसको गवर्नमेंट की ये भी कोशिश है कि उसको हिंदू राष्ट्र बनाना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप बात कर रहे थे इंदु राज की, लेकिन ममता बनर्जी जब आई थी, तो ममता बनर्जी का आने का मकसद क्या था? वो तो सुधारने के लिए आई थी यहाँ पे। देखिए, पहले यहाँ पे 3 जनरेशन पहले तो यहाँ पे कांग्रेस का काफी रूल रहा कई सालों तक। लेकिन कांग्रेस से कुछ गलतियां की, जिसकी वजह से कांग्रेस को हटना पड़ा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कम्युनिस्ट आ गए, सीपीएम। सीपीएम ने बड़ी बड़ी बातें की। जब सीपीएम यहाँ पे पावर में आई, तो सीपीएम का यहाँ पे रूल रहा 3 डिकेड का। और उसके अंदर उन्होंने गुंडा राज फैला के रखा। किसी भी इंडस्ट्रीज को एंटर नहीं करने दिया बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के अंदर। और चाहे टाटा हो, चाहे कोई भी, उनको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन सीपीएम क्या करती थी, जो यहाँ पे सोसाइटीज थी, जैसे कलकत्ता में कुछ हाउसिंग सोसाइटीज है, उनके बाहर के गुंडे ताले लगा देते थे ताकि वोटिंग ना डाले। और उनकी वोटें डालनी शुरू कर देते थे अपने आप से। और इवन जो रूरल एरियाज या विलेजेस के अंदर, तो उनका पूरा कंट्रोल था। तो यहाँ पे नकली वोटों का भी काम चल रहा था। उसी टाइम में जब ममता बनर्जी ने वहां पे कोशिश की एंटर करने की, क्योंकि ममता बनर्जी पहले थी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस से अलग हुई क्योंकि कांग्रेस की उनको पॉलिसीज एडजस्ट नहीं हो रही थी। और ममता बनर्जी ने जो सीपीएम को हटाया, बहुत अच्छा काम किया। उस टाइम पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यहाँ से कम्युनिस्ट चले गए, देश को बर्बाद करने वाले चले गए। और ममता बनर्जी पावर में तो आ गई। लेकिन ममता बनर्जी से उम्मीद थी कि वहां पे सुधार करेगी। ममता बनर्जी ने जितने भी सीपीएम के गुंडे थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि गुंडों को तो वहां पे प्रोटेक्शन चाहिए और पुलिस इनके पास थी, तो उनको प्रोटेक्शन देनी शुरू कर दी। फिर इसने पूरा कंट्रोल कर लिया सोसाइटीज के ऊपर। यानी कि वही काम चल करते थे जो उस टाइम पे होता था कम्युनिस्टों के टाइम पे, सोसाइटीज पे ताला और नकली वोटों का काम। ये चल रहा था। पूरे ठप्पे लगा दिए जाते थे। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होते हैं तो वहां ठप्पे लगा देते हैं उसको बंद करके। पुलिस का भी इतना इंतजाम नहीं था। लेकिन जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी ने यहाँ पे थोड़ा सा देखना शुरू किया कि ममता बनर्जी शायद हमारे साथ मिले और हमारे एजेंडे पे काम करे। लेकिन ममता बनर्जी मिली नहीं। तो बीजेपी ने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। जब 2021 का इलेक्शन हुआ, उस पर बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। उस टाइम पे ममता बनर्जी खुद हार गई थी अपनी सीट, और इन्होंने उस टाइम पे ड्रामा कर दिया अपने पैर तोड़ने का, सिंपैथी लेने का, शायद उसका फायदा हो। लेकिन उसी टाइम पे नक्सलाइट को अटैक कर दिया ट्रेन के ऊपर, जिससे बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ। तीसरी बात है कि यहाँ पे कोविड का भी टाइम आ गया। कुछ कहा कि वेस्ट बंगाल में कोविड आ गया, जिसकी वजह से बीजेपी के जो कैडर्स थे, जो बाहर से आए थे, वो तो वहां से निकल गए। तो ममता बनर्जी को फ्री हैंड मिल गया वहां पे। और चौथी बात ये भी कहा जाता है कि कुछ आरएसएस के लोगों ने बीजेपी को धोखा दिया। जब ममता बनर्जी इलेक्शन जीत गई वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली आई। दिल्ली आके ममता बनर्जी मिली नितिन गडकरी से। गडकरी वो आदमी है जो इस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर है। और 2013 में गडकरी ने कोशिश की थी पीएम बनने की, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिली, तो पीएम मोदी को नॉमिनेट कर दिया।
इवन 2018 में गडकरी ने अपना नाम फ्लोट किया था एज पीएम कैंडिडेट, लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं मिली तो गडकरी पीछे होगा। और ये कहा जाता है कि गडकरी से मिलने का क्या पर्पस था, क्यों नहीं पीएम से मिली, क्यों नहीं अमित शाह से मिली। ये गडकरी को थैंक्स करने आई थी। कुछ लोग जो एडवाइजर हैं तो कहते हैं कि ये गडकरी को थैंक्स करने आई थी कि आपने मुझे सपोर्ट किया वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर, लेकिन अब बीजेपी जान चुकी है कौन इनको धोखा दे सकता है। और इसी तरीके से अच्छा मैं आपको तो बात सर, कहूंगा। हाँ, हाँ, आप ये बात कह रहे हैं कि धोखा देने वाली बात, ऐसी एक बात की गई थी जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था 2020 में। उस टाइम पे भी ये बात कही गई थी कि अंदर के ही लोगों ने, कुछ आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस ने साथ नहीं दिया था बीजेपी का, नहीं तो 2020 में ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती थी। देखिए, अब शायद लगता है कि आरएसएस के कुछ लोग या हाई लेवल के कुछ लोग जो बीजेपी से अपना एजेंडा पूरा कराना चाहते हैं, शायद उनको समझ आ गया कि मोदी के बगैर देश नहीं चल सकता। तो शायद उनको समझ में आ गया, या उनकी कुछ डिमांड्स होंगी, रिक्वायरमेंट होगी जो शायद मोदी ने शायद पूरी कर दी होंगी। जब 2020 के इलेक्शन थे तो मैं दिल्ली के अंदर कुछ एक जगह में गया था, कुछ बूथ पे गया था। वहां पे आरएसएस की कैडर नहीं थी, यानी कि बीजेपी की कैडर नहीं थी जो वहां पे देखें। उस टाइम पे अमित शाह ने बिहार से लोग बुलाए थे दिल्ली के इलेक्शन के अंदर। ये जरूर है कि कुछ लोग टॉप पे जो बैठे आरएसएस, नीचे के लोग की बात नहीं करता, वो पूरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती है ऊपर से। क्योंकि कुछ लोग आरएसएस के बनाना चाहते थे नितिन गडकरी को एज पीएम। मोहन भागवत से गडकरी की जो रिलेटेड है। मदर है वो मोहन भागवत की कजन है, तो इनकी शायद उससे सिंपैथी है। लेकिन शायद वहां से अंदर से कुछ लोगों ने प्रेशर भी डाला होगा मोहन भागवत से कि आप ऐसी हरकत ना करो जिससे हमारे देश को नुकसान हो, जिससे हिंदुओं को नुकसान हो। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से आरएसएस ने पूरा दम लगा दिया, दिल्ली के अंदर भी पूरा दम लगाया था आरएसएस ने, पिछला इलेक्शन हुआ था, अब आरएसएस पूरी एक्टिव हो चुकी है और अपने बोर्ड में आ चुकी है ममता बनर्जी को हराने के ऊपर। और ममता बनर्जी की हराने से क्या है कि एक तो हमारे देश की सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि पूरे बॉर्डर की फेंसिंग हो जाएगी। ममता बनर्जी लैंड नहीं दे रही बीएसएफ को फेंसिंग करने के लिए, तो वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत से एरिया पे तो फेंसिंग हो नहीं पा रही। कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर का एरिया जहां पे बड़ी बड़ी घास है, जहां से एंट्री नहीं हो पाती, जहां से कुछ फेंसिंग नहीं हो पाती, तो वहां भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो फायदा होता है बांग्लादेश को वो है यहाँ से काउस की स्मगलिंग की जाती है। 20 लाख काउ स्मगलिंग की जाती थी इंडिया से बांग्लादेश के अंदर। जब शेख हसीना थी तो वहां पे एग्रीमेंट साइन किया गया था उसके साथ कि जो काउ स्मगलर्स है उन पर गोली ना चलाई जाए, क्योंकि हम शेख हसीना का ख्याल भी रखते थे। लेकिन अब तो शेख हसीना वहां पे है नहीं, और अब वहां पे 2 लाख काउ स्मगल होती है बांग्लादेश के अंदर, जिसको और भी कम किया जा रहा है। बीएसएफ की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है बॉर्डर पे, ताकि कोई चीजें स्मगल ना हो। बांग्लादेश के अंदर चीजों को भेजना बंद कर दिया गया, खाने पीने की चीजें नहीं दी जा रही, ताकि बांग्लादेश भूखे मरे। बांग्लादेशी को कहा जाता था भिखारी या भूखे। आज बांग्लादेश का वही हाल हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जब तक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंडिया को तंग करेगा, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया गवर्नमेंट, स्पेशली मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है। ममता बनर्जी इस टाइम पर भड़की हुई है, परेशान है, क्योंकि उसको हम्म। लगता है कि आज मुझे चैलेंज मिला। इतने सालों तक ममता बनर्जी को कोई चैलेंज नहीं था किसी भी तरीके से, लेकिन हम्म। आज ममता बनर्जी को चैलेंज मिला है, और वो चैलेंज मिल रहा है बीजेपी के द्वारा। और कांग्रेस तो यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो रोहिंग्यास बैठे और बांग्लादेशी बैठे भागना शुरू कर दिया। 26,000 बांग्लादेशी रोहिंग्यास वेस्ट बंगाल से भाग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएआर लागू हो गया, और कोई जेल तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि जिनको पकड़ा जाता है उनको जेल भेज दिया जाता है, कैंप में भेज दिया जाता है, जहां पे उनको सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाता है। और रोहिंग्यास को तो कई बार इन्होंने बोट्स में बिठा करके सी में भेज दिया कि आप जाओ अच्छा, मरो जहां भी जाओ। कांग्रेस हमेशा आरएसएस के खिलाफ बात करती है। क्योंकि आरएसएस हिंदुओं को प्रोटेक्शन देती है, और इनको पता है कि आरएसएस बीजेपी के पीछे है। मोदी भी आरएसएस के मेंबर थे, अमित शाह भी आरएसएस के मेंबर थे, और इनको ये पता है कि आरएसएस का एजेंडा बड़ा स्ट्रांग है, और आरएसएस के लोग सेक्रीफाइस करते हैं। इंडिया के फारदेस्ट कॉर्नर तक आरएसएस के लोग पहुंचते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, और हिंदू को राष्ट्र को बनाना चाहते हैं ये। और इनको दिक्कत ये है कि ये एंटी नेशनल को सपोर्ट करते हैं। चाहे कांग्रेस की बात ले लीजिएगा, चाहे आप अखिलेश यादव की बात कीजिएगा, चाहे लालू यादव की बात कीजिएगा, चाहे ममता बनर्जी की बात कीजिएगा। मैं एक और बात बता दूं, जब यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी हमारे देश के अंदर तो बहुत से आरएसएस के लोग जेल में थे, लेकिन उस टाइम पे जो रॉ था, जो आरएसएस के यूनिट थे इंडिया से बाहर, हम उनसे काम लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो देश को सपोर्ट करते हैं, देश के एजेंडे पे काम करते हैं, और वो बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी इंटरेस्ट के हमें सपोर्ट करते थे, देश को सपोर्ट करते थे। आरएसएस का एजेंडा देश की सेवा करना, देश को बड़े आगे लेके जाना, हिंदुओं को प्रमोट करना, इसीलिए इनको आरएसएस से खुंदक है। अगर आप देखिए जाए कि जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, जब 10 नवंबर को, तो अखिलेश यादव की एक स्टेटमेंट आई कि हमारी एजेंसीज तो फेल हुई, इनको बंद कर देना चाहिए। ये यही चाहते हैं कि हमारी एजेंसीज बंद हो जाए, हमारा देश बर्बाद हो जाए, और हम जो लोगों की लाशों में बैठ करके राज करें। अगर आपको बता दूं एक और बात, कि 1946 के अंदर जब इंडिया का पार्टीशन होने की बात चल रही थी, मुस्लिम था बंगाल का चीफ मिनिस्टर, नाम मैं शायद भूल रहा हूं उसका, तो उसको जिन्ना ने कहा कि आप बंगाल के अंदर रॉयट्स कराओ, हिंदुओं को भगाओ, स्पेशली कलकत्ता से, ताकि कलकत्ता को पार्ट बना रहे पाकिस्तान का। 15 अगस्त
1946 को यहाँ पे रॉयट्स होने शुरू हो गए। फ्राइडे का दिन था, मस्जिदों से मुस्लिम निकले, जैसे आपको पता है आमतौर से निकलते हैं, सब इकट्ठे हो गए, कम से कम 200-300 मस्जिदों से वहां से मुस्लिम आ गए। इनके हाथों में भाले, इनके हाथों में तलवारें थी, इनके हाथों में बंदूकें थी। आकर के इन्होंने हिंदुओं पे अटैक करना शुरू कर दिया और हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। क्योंकि जो उनका सीएम था उसने तो पुलिस का पूरा कंट्रोल था, उसने तो पुलिस को ऑर्डर दे दिया, तो पुलिस तो ऐसे निकलेगी नहीं। तो 2 दिन कत्लेआम होता रहा। तीसरे दिन गोपाल पाठा नाम का आदमी, जो एक पहलवान था, उसकी मीट की दुकान थी, उसके पास 200 उसके पहलवान थे, उसने लोगों को इकट्ठा किया और जब मुस्लिम उसके एरिया में अटैक करने आए तो उन्होंने मुस्लिमों को मारा, उनको भगा दिया। लेकिन उसने एक चीज कही थी कि ना तो औरतों को मारना, ना बच्चों को मारना। तो जब उनको मारना शुरू हुआ, एक दिन तक चला, दूसरे फिर उन्होंने मारना शुरू किया। जब थर्ड डे और लोग इकट्ठे हो गए, एक जैन था, उसने इनको पैसे दिए, जब पैसे मिले तो इनकी पावर बढ़ गई, तो इन्होंने मुस्लिमों को खदेड़ना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम पिटने शुरू हो गए तो उस टाइम हमारे महात्मा जी, बड़े बड़े महात्मा गांधी, वो निकल गए अपने आश्रम से और आ गए कलकत्ता के अंदर कि भूख हड़ताल पे बैठ गए कि इनको मारना बंद करो। जब हिंदू मर रहे थे तो महात्मा गांधी नजर नहीं आए, जब मुसलमान मरने शुरू हुए तो महात्मा गांधी बाहर आ गए कि इनको बचाओ। फिर आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि अगर एक गाल पे आपके थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। ये हिंदुओं के लिए था कि अगर मुस्लिम आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी दे दो, लेकिन मुसलमान को नहीं कहते कि आप थप्पड़ मत मारो। ये थी महात्मा गांधी की पॉलिसी, जो आज हमारे फादर ऑफ द नेशन बैठे हुए। तो जब गोपाल पाठा ने मारना शुरू कर दिया इन लोगों को और भागने शुरू हो गए, तो सारा इनका खेल पलट गया। तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने सबको बुलाया, लेकिन गोपाल पाठा माना नहीं। फाइनली जब गोपाल पाठा को भी कहा तो गोपाल पाठा ने अपने आर्म्स तो सरेंडर कर दिए, छोटे छोटे, लेकिन बड़े बड़े आर्म्स सरेंडर नहीं किए। फिर भी यहाँ पे मारकाट चलती रही मुसलमानों की। और अगर गोपाल पाठा ना होते तो आज हमारे हाथ से कलकत्ता निकल जाता है, बाकी वेस्ट बंगाल का पोर्शन है वो भी निकल जाता। महात्मा गांधी तो बड़े महान थे, हिंदुओं के तो खिलाफ थे, मुसलमानों के बड़े प्यारे थे। तो मतलब कुल आज मिला के ममता यही है कि संघ को इसलिए आज ममता बनर्जी वही काम कर रही है जो महात्मा गांधी ने किया था 1946 के अंदर, और जवाहरलाल नेहरू भी यही काम कर रहे थे। तो इसलिए जो संघ है उसके खिलाफ इसलिए ये लोग रहते हैं कि अगर जब तक संघ रहेगा, जब तक हिंदुओं की रक्षा होती रहेगी, और इसलिए इसको समाप्त करना चाहते हैं। बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज चैनल पे हो। हाँ जी। एक और बात बता दूं, जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रेनें आ रही थी उसमें हिंदुओं और सिखों को काट के भेजा जा रहा था। हम हिंदू सब थे कि हमें कांग्रेस पे जाएगी, कांग्रेस ने उनको बचाया नहीं, नेहरू ने कोई काम नहीं किया उनको बचाने का। उसके बाद आरएसएस खड़ी हो गई और आरएसएस के लोगों ने उस टाइम पे जो मुस्लिम की ट्रेन जा रही थी उसको काट दिया। जब एक ट्रेन कट के गई तो वहां से सारे हिंदू वापस आने शुरू हो गए, जिंदा वापस आने शुरू हो गए। ये आरएसएस का काम। और आरएसएस हिंदुओं का सेवक है, हिंदुओं को बचाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर देखिए, जो मुस्लिम लीग है वो तो मुसलमानों को प्रोटेक्शन कर रही थी, जिन्ना उसी के भरोसे थे। लेकिन हिंदू उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस से कि हमें प्रोटेक्शन देगी, लेकिन नेहरू ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। बल्कि जब यूपी से लोग जाना चाह रहे थे मुसलमान, क्योंकि सारा जो काम स्टार्ट हुआ था यूपी और बिहार से हुआ था, जिन्ना की जो सपोर्ट आई थी, जब जाने लगे तो नेहरू ने सीएम को चिट्ठी लिखी कि इनको मत जाने तो इनको यहीं रोको। क्योंकि नेहरू ने तभी सोच लिया था कि मेरा वोट बैंक होंगे फ्यूचर के अंदर, और उन मुस्लिम को जाने ही दिया जो जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इतने सालों तक गड़बड़ी की। जब योगी आदित्यनाथ पावर में तो उन्होंने मुस्लिम जो यहाँ पे गुंडे थे उनको कंट्रोल करना शुरू किया। नहीं तो आज बहुत से मुस्लिम होते पाकिस्तान के अंदर, और हमारी कंट्री के अंदर आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है जो 22-23 करोड़ की है, वो होती 40 करोड़ की, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन होती 35 करोड़ की। और हिंदुस्तान साफ होता, यानी कि हमारे देश के अंदर ना तो दंगे होते, ना यहाँ पे कुछ होता। जो मुस्लिम रहना चाहते हैं रहे, जो जिनको हिंदू पसंद है रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हिंदुस्तान को नफरत करते हैं उनको क्यों रोकते हैं आप? क्योंकि इनका एजेंडा एंटी नेशनल है। और आज आरएसएस क्या काम कर रही है? आरएसएस यही काम कर रही है कि हिंदुओं की प्रोटेक्शन का काम कर रही है, हिंदुओं को मजबूत बनाना चाहती है, इंडिया की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको बचाना चाहती है। जो काम मोदी कर रहे हैं वही आरएसएस चाहती है। चलिए, अभी लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या सोचना है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, और क्या लगता है कि बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।